उधर हॉस्पिटल में ध्रुव और तृप्ति एक ही वार्ड में थे। ध्रुव के पापा मालिनी को ध्रुव से मिलाने लेकर आए थे, जिसे देखकर उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर ने कहा, ओ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। जवाब में ध्रुव के पापा ने मजाक करते हुए कहा, क्या मैंने ये ठीक नहीं किया? अच्छा, अब समझा। मुझे निधि को भी यहाँ ले आना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे खुद ध्रुव के लिए पसंद किया था। जैसे ही ध्रुव के पापा ने बोलना खत्म किया, किसी ने लात मारकर उनके वार्ड का दरवाजा खोल दिया। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? उस शख्स की गुस्से से खरखराती आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत जानी पहचानी थी, पर ध्रुव के पापा ने इसे कई सालों से सुना तक नहीं था। फिर भी इस आवाज को सुनते ही पहचान गए। ये उसके सबसे बड़े भाई हरी गिल की आवाज थी। वो मुड़े और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, हरी भाई, तुम आ गए? हरी गिल वहाँ अपने भाई से मिलने नहीं आया था, बल्कि जैसे ही उसने सुना कि ध्रुव के पापा ने उसे मिलने बुलाया है, वो गुस्सा हो गया था और यहाँ अपनी नाराजगी दिखाने आया था। तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? हरी गिल उसका सबसे बड़ा भाई था। गिल फैमिली ने ध्रुव के पापा को सबसे पहले गिल फैमिली से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही हरी गिल अंदर आया, उसने ध्रुव और तृप्ति को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा। पहले वो प्लान बना रहा था कि ध्रुव को गिल फैमिली में वापस कैसे आमंत्रित किया जाए ताकि वो ध्रुव से मैकलिस्टर क्लब में शामिल करने की रिक्वेस्ट कर सके। हालांकि अब ये बात हरी ने अपने दिमाग से निकाल दी थी। मैकलिस्टर क्लब खत्म हो गया था और ध्रुव के पास कुछ भी नहीं बचा था। हरी गिल ने कहा, तुम्हारा बेटा काफी टैलेंटेड है, अपने काम में माहिर है और लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। इतना कहकर उसने झिझकते हुए कहा, पर अफसोस की बात है कि वो बहुत लापरवाह है। इस दुनिया में हर किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हरी गिल को यह खबर देर से मिली थी कि ध्रुव ने नागपाल फैमिली को नाराज कर दिया था। इंद्रजीत ने जब देखा कि दोनों भाई वहीं खड़े होकर बातें करने लगे हैं और हरी गिल की आवाज बहुत तेज थी, तो उसे रोकते हुए उसने कहा, ओ जी, उनको आराम करने दो। ऐसे शोर कर उनकी नींद में खलल मत डालो। जब हरी गिल ने इंद्रजीत कौर की आवाज सुनी तो वो और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसे लगता था कि अगर इंद्रजीत ना होती तो आज गिल फैमिली ऐसी नहीं होती। हरी गिल और फैमिली के बाकी लोगों की नजर में आज गिल फैमिली के पतन का कारण ध्रुव के पापा और माँ के बीच की शादी थी। लेकिन ध्रुव के पापा की नजर में गिल फैमिली का पतन नई पीढ़ियों के पतन के कारण हुआ था। हरी गिल ने अचानक पूछा, तुमको क्या लगता है तुम हमारे बीच में भी बोलोगी? हरी गिल को ऐसे नाराज होता देखकर इंद्रजीत चुप हो गई, लेकिन ध्रुव के पापा के एक्सप्रेशन बदल गए। वार्ड में तृप्ति के मम्मी पापा भी मौजूद थे। वो बिल्कुल चुप थे। उन्होंने उन तीनों की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। वो अच्छे से जानते थे कि ये ताकतवर लोगों के बीच की बात है और उनके जैसे लोगों का इसमें कोई काम नहीं है। ध्रुव के पापा ने हरी गिल को घूर कर देखा और पूछा, क्या तुम ये कहने के लिए यहाँ आए हो? इसे सुनकर हरी का चेहरा काला पड़ गया। बिल्कुल नहीं। हरी गिल ने तेज आवाज में कहा, मुझे उसकी परवाह नहीं है कि तुमने नागपाल फैमिली को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे बेटे में आखिरकार कुछ तो कैपेबिलिटी है, इसीलिए मैं तुमको उससे दूर रहने की सलाह देने आया हूँ। तुमने कुछ लोगों को नाराज कर दिया है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? ये सुनकर ध्रुव के पापा को बहुत हैरानी हुई। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें उन्होंने नाराज नहीं किया था। ध्रुव के पापा ने हंसते हुए पूछा, इंटरेस्टिंग, तो जरा बताओ वो कौन लोग हैं जिन्हें मैंने नाराज कर दिया है? ब्रिस्को एंटरप्राइज के लोग। हरी गिल ने नाराजगी के साथ कहा। जब उन्होंने ब्रिस्को का नाम लिया तो ऐसा लगा मानो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो। ब्रिस्को एंटरप्राइज। जब वार्ड के डॉक्टर ने ये नाम सुना तो सभी की सांसें थम गईं। ब्रिस्को एंटरप्राइज नाम बहुत से लोगों को डराने के लिए काफी था। ध्रुव के पापा के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए, पर वो शांत दिख रहे थे। उन्होंने कहा, ओह, आई सी। हरी गिल को लगता था कि ध्रुव बहुत केपेबल था। उसे लगा कि नागपाल फैमिली के साथ हुए इंसिडेंट को ध्रुव एक सबक के तौर पर लेगा। अब ब्रिस्को एंटरप्राइज का गोल नागपाल फैमिली की जगह लेना था, इसलिए अगर ध्रुव ब्रिस्को एंटरप्राइज को खुश कर दे तो शायद उसे भी एक मौका मिल सके। लेकिन जब से वो वार्ड में आया तो हरी गिल को लगा कि वो बेमतलब में इतनी चिंता कर रहा है। ध्रुव के पास कोई मौका ही नहीं था। हरी गिल को लग रहा था कि गिल फैमिली को तुरंत ध्रुव और उसके पापा से अपने सभी रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। हरी गिल ने नाराजगी से ताना मारते हुए कहा, तुम दोनों बेकार हो। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसे लगा चाहे दोनों बाप बेटा कुछ भी कर लें, वो गिल फैमिली में वापस नहीं आ पाएंगे। जब इंद्रजीत कौर ने देखा कि हरी गिल और उसके पति फिर से झगड़ने लगे तो वो बाहर आ गई। उसी समय हॉस्पिटल के गेट पर एक रोल्स रॉयस खड़ी थी। जब कार में मौजूद शख्स ने ध्रुव की मां को बाहर निकलते देखा तो वो कार से उतरकर बाहर आ गया। कार से कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य निकलकर बाहर आया था। इंद्रजीत कौर हॉस्पिटल के गेट पर इधर उधर देख रही थी। जैसे इंद्रजीत कौर मुड़ी, वो लक्ष्य से टकरा गई।
तुम हो? लक्ष्य ने इंद्रजीत कौर को अजीब नजरों से देखकर कहा। इंद्रजीत कौर ने लक्ष्य पर एक नजर डाली। लक्ष्य के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा अजीब लग रहे थे और थोड़ी देर बाद ही उसने पूछा, तुम मुझे नहीं पहचानती क्या? इंद्रजीत कौर। इंद्रजीत कौर ने उसे याद कराते हुए कहा, लक्ष्य, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? लक्ष्य को इतने सालों के बाद इंद्रजीत कौर को दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उससे ही मिलने आया हूँ। लक्ष्य चाहे जो कह रहा था, इंद्रजीत को समझ में आ गया था कि वो किसी और मकसद से आया है। थैंक्स लक्ष्य। इतना कहने के बाद इंद्रजीत कौर वापस वार्ड में चली गई, पर लक्ष्य ने हार नहीं मानी। उसने इंद्रजीत कौर को रोका। इंद्रजीत, तुम इतने सालों से काफी तकलीफ सह रहे हो। अपने उस हाथ को तो देखो। इंद्रजीत कौर ने लापरवाही से उसकी तरफ देखा और वापस वार्ड में जाने लगी। लक्ष्य कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह इंद्रजीत के दिमाग में उसके पति के लिए जहर बो दे, इसलिए उसने आगे कहा, इंद्रजीत, वो इतने साल विदेश में रहकर वापस आ गया है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ वो उसके दुश्मन के कारण हुआ है। ये कहते वक्त लक्ष्य को थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने देखा इंद्रजीत कौर गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसने लक्ष्य को झिड़कते हुए कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। फिर वो मुड़ी और वापस हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल के गेट पर लक्ष्य ने फिर से कहा, इंद्रजीत कौर, सुनो, तुम्हारे कमरे में जो लड़की है मालिनी, वो मेरी गोद ली हुई बेटी है। अगर तुम कह रही हो कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा तो मुझे उसे तुम्हारे पास छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी तुम्हारा बेटा उसे बहुत पसंद है। शायद उन दोनों के बीच कोई बॉन्ड बन जाए। लक्ष्य ने इंद्रजीत कौर को यह दिखाना चाहा कि वो मालिनी के लिए यहाँ पर आया है। मालिनी को टोकस फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। वैसे भी मालिनी लक्ष्य की गोद ली हुई बेटी थी। अगर ऐसा ना भी होता तो भी लक्ष्य उसे मार सकता था। लक्ष्य एक दुष्ट किस्म का इंसान था। अपना सारा पैसा और गिल फैमिली में हक ध्रुव के नाम करने जैसी गलती के लिए वो अपनी बेटी की भी जान ले सकता था। खैर, मालिनी तो उसकी गोद ली हुई बेटी थी और लक्ष्य ये भी जानता था कि अगर उसने गिल फैमिली के रहते मालिनी को कुछ किया तो उसकी जान भी जा सकती है। इंद्रजीत कौर ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? और वार्ड की ओर वापस चल दी। थोड़ी देर बाद हरी गिल और लक्ष्य हॉस्पिटल के गेट पर वापस मिले। हरी गिल ने गुस्से में कहा, लक्ष्य, वो दोनों बाप बेटे गधे हैं। उनसे अकलमंदी की बात करना ही गलत है। लक्ष्य ने अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, ठीक है, चलो पहले कार में बैठो। हरी गिल ने देखा कि लक्ष्य का रवैया उसके लिए बहुत बेहतर हो गया था। उसे लग रहा था कि उसे इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इसलिए कार में बैठते वक्त उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्य ने सीरियस होते हुए कहा, एक ऐसे शख्स से मिलना है जिसका टोकस फैमिली के साथ होना बहुत जरूरी है। हरी गिल मन ही मन बहुत खुश था। लक्ष्य उसे इम्पोर्टेंस दे रहा था। हरी गिल ने पूछा, ऐसा कौन है? हम किससे मिलने जा रहे हैं? लक्ष्य एक पल के लिए झिझका और हरी गिल को बताने का फैसला किया। मानवीर, तुम मानवीर को जानते हो? मानवीर का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। वो टोकस फैमिली को सपोर्ट करता है। मानवीर का नाम लेते वक्त लक्ष्य के चेहरे पर घमंड था। मानवीर का नाम सुनकर हरी गिल ने खुश होते हुए कहा, उसका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब मेरी समझ में आया कि ब्रिस्को एंटरप्राइज विदेशों में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है। उधर ध्रुव के पापा को कोई लगातार कॉल कर रहा था। तभी उनकी पत्नी यानी इंद्रजीत ने कहा, कौन है वो? तुमको बार बार कॉल क्यों कर रहा है और तुम फोन क्यों नहीं उठाते? ध्रुव के पापा ने फोन की कॉल हिस्ट्री देखकर कहा, मानवीर कॉल कर रहा है। इतना कहकर उन्होंने मानवीर के मैसेजेस देखे। मानवीर का मैसेज था, तो मिस्टर गिल, क्या आपके पास आज साथ में डिनर करने का समय है? देखिए, मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को जान सकेंगे। मैं ला मेरिडियन होटल में आपका इंतजार करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? हरमन ने अभी तक मानवीर को कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर मानवीर इतना डरा हुआ था जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें उछल रही हों। उसे डर लग रहा था कि कहीं ध्रुव के पापा उसे देखना भी ना चाहे तो। इसी समय मानवीर के मोबाइल पर लक्ष्य का फोन आया। मानवीर ने उसकी कॉल को काटने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। लक्ष्य ने दोबारा कॉल की तो मानवीर ने उसे डांटते हुए मैसेज भेजा, कौन है? तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मैं मिस्टर गिल से बात कर रहा हूँ। तुम मुझे कॉल मत करना। दूसरी तरफ जब लक्ष्य ने देखा कि मानवीर बार बार उसका फोन काट रहा है तो उसने मुस्कुराकर हरी गिल से कहा, वो बिजी लग रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानवीर को मैसेज भेज देते हैं और कहेंगे कि हम आज डिनर पर उसका इंतजार करेंगे। हरी गिल खुश था। उसे लक्ष्य आज इतना भाव दे रहा था। हरी गिल ने खुशी से कहा, मनवीर को क्या पसंद है? मैं उसके लिए कुछ ले चलूं?
हम आज रात खाली हाथ नहीं जा सकते। हरी गिल और भी बहुत कुछ बोला, पर लक्ष्य ने उसे बेवकूफ समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपने मन में कहा, हरमन गिल, तुम्हें वापस नहीं आना था। तुम्हें इंद्रजीत कौर को मुझसे नहीं चुराना था, और तुम्हें मालिनी को भी मुझसे दूर नहीं ले जाना था। तुमने बहुत गलतियां कर दी हैं हरमन। अब देखूं तुम मुझे कैसे इग्नोर करते हो। कार चलाते वक्त भी लक्ष्य का मन हरमन के बारे में ही सोच रहा था। अपनी जवानी में वो इंद्रजीत कौर को चाहता था, पर गिल फैमिली के नकारे आवारा हरमन गिल ने इंद्रजीत को उससे चुरा लिया था। एक ऐसा घाव था जो लक्ष्य के सीने से आज भी रिस रहा था। लक्ष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हरमन उसकी गोद ली हुई बेटी मालिनी को भी उससे दूर ले जाना चाहता था। अचानक लक्ष्य को अब मालिनी से उतनी नफरत नहीं रही। ध्रुव के पापा और उसका लड़ने का तरीका आज भी एक जैसा ही था। मालिनी इसे समझ नहीं सकती थी। हॉस्पिटल वार्ड में हरमन, या तो तुम अपना फोन साइलेंट पर कर दो या बाहर जाकर बात कर लो। मेरे बेटे बहू सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। ध्रुव के पापा का फोन अभी भी बज रहा था और सभी मैसेज मानवीर भेज रहा था। मानवीर ऐसे मैसेजेस भेजता रहा मानो उसे डर हो कि जब तक हरमन उन्हें देख नहीं लेगा तब तक मैसेज करता रहूंगा। मानवीर असल में अभी तक हरमन को समझ नहीं पाया था। उस आदमी ने अकेले ही स्टील ट्रियो की सारी ताकत मानवीर को दे दी थी, पर हरमन ने मानवीर को थैंक्स कहने का मौका भी नहीं दिया। आम लोगों की नजर में लोगों को लगेगा कि ध्रुव के पापा बेहद मूर्ख थे, लेकिन मानवीर में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसकी नजर में हरमन को जीतना इम्पॉसिबल था। जो शख्स जितना ज्यादा ताकतवर होता है उसे छोटी छोटी बातों की उतनी ही कम परवाह होती है, लेकिन अगर स्टील ट्रियो उसकी नजर में छोटी चीज थी तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो शख्स कितना ताकतवर होगा। खैर, वो कितना भी ताकतवर हो, यहाँ तो अपनी पत्नी से डांट खा रहा था। इंद्रजीत ने उसे डांटते हुए कहा, बस अब तुम जाओ और जाकर कुछ खा लो। इंद्रजीत ने गुस्से में हरमन की ओर देखकर गुर्राते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? इतना कहते हुए इंद्रजीत ने अपने पर्स से एक बैंक कार्ड निकालकर अपने पति को देते हुए कहा, ये लो, जाओ यहाँ से, सबको डिस्टर्ब मत करो, जाकर कुछ खा लो। ध्रुव के पापा अपनी पत्नी का ये रूप देखकर हंस रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी से डांट खाना अच्छा लग रहा था। इतने सालों से वो सिर्फ इसी दिन के लिए वापस आने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव के पापा का वहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है, जब ध्रुव जाएगा तो मैं उसे भी अपने साथ खाना खाने ले जाऊंगा। इंद्रजीत कौर ने बाद में और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद ध्रुव जाग गया। जागते ही ध्रुव ने पूछा, क्या तृप्ति ठीक है? ध्रुव ने तृप्ति की ओर देखा जो उसके बगल वाले बेड पर लेटी थी। तृप्ति ठीक थी। हरमन की मदद से तृप्ति आसानी से ठीक हो गई थी। ध्रुव ने ऊपर देखा तो पता चला कि मालिनी वार्ड में नहीं थी। तृप्ति के जागने के बाद मालिनी वार्ड से चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। ध्रुव जाग गया था। उसके शरीर में थोड़ा सा दर्द था, इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी मालिनी भी आ गई। मालिनी ने ध्रुव की ओर देखकर पूछा, तुम ठीक हो? ध्रुव ने सिर हिलाकर जता दिया कि वो ठीक है। फिर मालिनी ने ध्रुव से पूछा, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? जवाब में ध्रुव ने हाँ के अंदाज में सिर हिला दिया। इस पर मालिनी ने खुशी से कहा, तो ठीक है, मैं शाम को साउथ एक्स में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुमको बारबेक्यू खिलाने ले जा रही हूँ, ठीक है? मालिनी ने अपनी बात पूरी करने के बाद पीछे मुड़कर विंडो से बाहर देखा। सनसेट होने वाला था। शाम के समय दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हरी गिल और लक्ष्य टोकस मानवीर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद हरी गिल ने पूछा, लक्ष्य, क्या मनवीर यहाँ आ रहा है? लक्ष्य ने जवाब में कहा, हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ जरूर आएगा। वैसे शायद किसी को पता ना हो, पर यह होटल मेरे ब्रिस्को एंटरप्राइज के अंडर आता है। मेरा यहाँ काफी पैसा लगा हुआ है, इसलिए मुझे जानकारी मिली है कि उसने पहले से ही यहाँ के रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा पर्सनल रूम बुक कर रखा था। मैंने पहले ही वेटर से बात कर ली है और वेटर ने मुझे बताया कि मनवीर ने जो कमरा बुक किया है वो 3 सीटर है। मानवीर और 2 लोग और ही वहां बैठ सकते हैं। इसका मतलब मानवीर ने 2 सीटें हमारे लिए बुक कराई होंगी। लक्ष्य की बातें सुनकर हरी ने खुश होते हुए कहा, लक्ष्य, तुम कमाल के इंसान हो। हरी गिल सच में लक्ष्य के काम करने के तरीके को देखकर इम्प्रेस हो गया था। हरी को लगता था कि ब्रिस्को एंटरप्राइज के साथ इस तरह की नजदीकी पाना सच में इज्जत की बात थी। लक्ष्य ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो वहां बैठते हैं। जब तक मानवीर नहीं आ रहा है तब तक हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं। तभी होटल के बाहर कोई जाना पहचाना शख्स दिखाई दिया। लक्ष्य ने अपने प्राइवेट रूम के कांच के दरवाजे से बाहर देखा। वहां से जो 2 लोग आ रहे थे उनको देखकर लक्ष्य का मूड ऑफ हो गया। लक्ष्य ने कांच से देखा कि हरमन गिल और ध्रुव अंदर आ रहे थे।
उसने गुस्से में अपने आप से कहा, गिल फैमिली का सबसे निकम्मा इंसान हर जगह कैसे पहुंच जाता है? लक्ष्य की बात सुनकर हरी गिल के चेहरे के भाव ही बदल गए, पर तभी उसकी नजर भी ध्रुव और उसके पापा पर पड़ी। लक्ष्य और हरी गिल दोनों के मुंह से एक साथ निकला, वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हरी गिल को समझ नहीं आया कि उन दोनों को यहाँ आकर उनके काम में इंटरफियर करने की क्या जरूरत। हरी गिल ने गुस्से में दांत पीसते हुए लक्ष्य से कहा, लक्ष्य, तुम टेंशन मत लो, मैं उनको देखता हूँ। लक्ष्य ने सिर हिलाया और हरी गिल को उन दोनों से निपटने के लिए भेज दिया। इस समय उनके पास इन चीजों से निपटने का समय नहीं था। वो उस प्राइवेट रूम में बैठकर मानवीर का इंतजार कर रहा था और चाहता था कि मानवीर की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। उधर हरी गिल बाहर जा चुका था और जाते ही ध्रुव और उसके पापा के सामने जाकर खड़ा हो गया था। जब हरी गिल ने ध्रुव को देखा तो उसके एक्सप्रेशन इतने बुरे नहीं थे। हालांकि जब उसने ध्रुव के पापा को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, हरमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरी गिल को अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हरमन को उसके बारे में इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी थी, तो उसे यह भी पता होगा कि आज मानवीर के साथ लक्ष्य और हरी गिल की मीटिंग भी है। हरी गिल ने ध्रुव के पापा की तरफ देखते हुए कहा, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। इस तरह की छोटी हरकत कर गिल फैमिली को शर्मिंदा मत किया करो, ठीक है? अभी हरी गिल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, तभी दूर से एक कार आती दिखाई दी। कार में बैठा शख्स मानवीर था। थैंक्स सर, हैव अ गुड डे। मानवीर टैक्सी लेकर आया था। आते आते दोनों के बीच कुछ दोस्ती हो गई थी। चलते वक्त टैक्सी ड्राइवर ने उसे थैंक्स बोला। मानवीर ने कई साल तक हरमन की ताकत का सीक्रेट जानने की जी तोड़ कोशिश की थी। उसने काफी समय यहाँ हरमन के होम टाउन उत्तर प्रदेश में भी बिताए थे। पिछले 2 दिनों में मानवीर की समझ में आ गया था कि स्टील ट्रियो के खत्म होने के बावजूद भी वो जिंदा कैसे बच गया। उसके अभी भी जिंदा रहने और स्टील ट्रियो का इंचार्ज होने का कारण ये था कि हरमन की ताकत का पता लगाने की कोशिश में वो खुद भी हरमन बन गया था। आसान भाषा में समझे तो ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टील ट्रियो के उसके दोनों पार्टनर्स बहुत मूर्ख थे। वो दोनों कुएं के मेंढक की तरह थे जिन्हें बाहरी दुनिया का कुछ भी पता नहीं था। मानवीर अब स्टील ट्रियो का एकमात्र ओनर था। अब वो जो करना चाहे कर सकता था और उसे अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है। उसे हर मौके का पूरा फायदा उठाना था। वो कभी हरमन की ताकत का कारण जानने के लिए कई जगह गया था। उसने हरमन से जुड़े हर ठिकाने का दौरा किया था। हालांकि मानवीर को हरमन के बारे में केवल एक ही बात कही गई थी, मुझे नहीं पता। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने हरमन के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने भी ये ही बताया कि हरमन एक बेकार, निकम्मा और गिल फैमिली के नाम पर कलंक है। उसके बाद मानवीर को एहसास हो गया था कि हरमन हमेशा लो प्रोफाइल बना रहता था, जिसने उसे आज इतना सफल बना दिया था। हरमन की आदतों को अपनाते हुए मानवीर ने भी लो प्रोफाइल रखना सीख लिया था। इसलिए जब भी वो कहीं आता जाता टैक्सी ले लेता, हमेशा स्ट्रीट फूड ही खाता। जो बिग बॉस कभी पानी की तरह पैसे बहाता था, वो अचानक से ऐसी जिंदगी जीने लगा। पर इसका फायदा भी था। अपनी इस आदत के कारण मानवीर को दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में काफी कुछ पता चल रहा था और इसलिए वो अपने दोनों पार्टनर्स से 2 कदम आगे था। उसने सही समय पर हरमन की ताकत पहचान ली थी और जब झुकने की जरूरत पड़ी तो वो झुक गया। इसलिए आज मानवीर जिंदा खड़ा था। उधर हरी गिल अपने भाई और भतीजे को यहाँ से वापस भेजने की कोशिश में बोला, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हरी गिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर उसने अपने भाई से पूछा, हरमन, तुम इतने सालों से कहाँ थे? अब भी अगर तुम गिल फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो तो हम तुम्हें भूखा नहीं मरने देंगे। मैं तुमको ये कार्ड दे रहा हूँ। तुम पहले जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो और शाम को डिनर के लिए मेरे घर यानी गिल फैमिली के पास वापस आ जाना। हरी गिल हरमन के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे लग रहा था कि अगर वो ऐसे ही बकबक करता रहा तो हरमन यहाँ से चला जाएगा। ध्रुव के पापा को इन पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले इंसान थे। पैसा, शराब और लड़कियां छोड़ो, हरमन तो तेल और सोने की खदानों में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। हाँ, उसे कई नई नई जगहों का स्ट्रीट फूड खाना पसंद था। ध्रुव के पापा ने हरी गिल को समझाने की कोशिश की। हम किसी का इंतजार कर रहे हैं और हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है। उसकी बात सुनकर हरी गिल जोर से हंसते हुए बोला, हरमन, अब ये दिखावा बंद करो। तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? तुम अंदर क्यों नहीं गए? मैं समझ सकता हूँ कि ये होटल महंगा है, पर तुम मुझे बताओ तो, हम भाई हैं। मैं तुम्हें यहाँ एक बार तो डिनर करा ही सकता हूँ। जब हरी गिल ने देखा कि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसने फिर से कहा, तुम सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग हो। क्या तुमने मैकलिस्टर क्लब का नाम सुना है? तुम्हारे बेटे ध्रुव ने तुम्हारे लिए उसे बनाया था। मुझे लगता है कि तुम धन्य हो गए हो ऐसा बेटा पाकर। फिर हरी गिल ने कुछ सोचकर आगे कहा,
अब जब मैकलिस्टर क्लब की हालत खराब है तो ध्रुव एक क्रूशियल सिचुएशन में आ गया है। अगर तुम ऐसे ही बेवकूफ बने रहोगे तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। हरी की बात सुनकर ध्रुव के पापा ने पूछा, मैकलिस्टर क्लब को क्या हुआ? उसमें क्या खराबी है? हरमन के सवाल पर हरीगिल ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैकलिस्टर क्लब ढह चुका है क्योंकि उनको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया। अब ब्रिस्को एंटरप्राइज इस तरह का एक नया अलायंस बना रहा है और इसका नाम ब्रिस्को क्लब होगा। क्योंकि ध्रुव के पास एक्सपीरियंस है और मैं ब्रिस्को एंटरप्राइज के बॉस को जानता हूं, इसीलिए मैं ध्रुव को उनसे मिलवा सकता हूं। ध्रुव और उसके पापा ने चुपचाप हरीगिल की बात सुनी और उन्हें यह इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते उनके पीछे से कोई बोल पड़ा। मैं आपसे अग्री नहीं हूँ। हरीगिल हरमन और उसके बेटे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो दोनों गिल फैमिली के लिए कोई नई परेशानी पैदा करे। हालांकि इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, अचानक से कोई अजनबी बीच में आ गया। हरीगिल को उस बीच में बोलने वाले पर गुस्सा आ रहा था। हरीगिल ने उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम कौन हो? हरीगिल मानवीर को जानता नहीं था। उसने मानवीर को देखकर दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? तुम गिल फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो। हरीगिल ने इतना कहते ही अपना दबाव बना लिया था। इसके बावजूद भी हरीगिल को लग रहा था कि मानवीर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, उसका ऑरा ही काफी पावरफुल था। लेकिन गिल फैमिली, ये शब्द सुनने के बाद मानवीर चुप हो गया। हरीगिल ने अपने आप से कहा, कौन है ये? क्या इसे लगता है कि ये बहुत ताकतवर है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? हरीगिल को समझ में आ गया था कि गिल फैमिली का नाम सुनकर उस अजनबी का रवैया बदल गया था, पर उसे ये पता नहीं था कि वो मानवीर है। वहीं मानवीर की समझ में आ गया था कि हरमन और हरीगिल गिल फैमिली से ही होंगे, इसलिए मानवीर हरीगिल को नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकता था। एक पल में मानवीर अच्छे बच्चों की तरह सिर झुकाकर खड़ा हो गया था। जब हरीगिल ने देखा कि मानवीर थोड़ा डर गया है तो उसने और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मानवीर की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे पहले कब दुत्कारा गया था, लेकिन मानवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं बस जा रहा हूं यहाँ से। मानवीर रास्ते से हट गया, लेकिन वो बहुत दूर नहीं गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद लक्ष्य भी होटल से बाहर आ गया। उसने अपनी घड़ी पर समय देखा। उसे हैरानी हो रही थी कि मानवीर अभी तक क्यों नहीं आया। लक्ष्य? जब हरीगिल ने लक्ष्य को देखा तो वो तुरंत मुस्कुरा दिया। लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए पूछा, क्या तुमने उसे देखा? मानवीर को डिनर कराने के लिए या कहें कि उसे इम्प्रेस करने के लिए लक्ष्य ने होटल का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करा लिया था। हरीगिल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन एक सरफिरा आया था, मैंने उसे भगा दिया। जब लक्ष्य ने ये सुना तो हरीगिल से पूछा कि वो कौन था। हरीगिल ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, वो अभी भी वहीं खड़ा है, बेवकूफ कहीं का। लक्ष्य ने हरी की उंगली की दिशा में देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। हालांकि लक्ष्य खुद भी कभी मानवीर से मिला नहीं था। लक्ष्य ने केवल उस आदमी की तस्वीरें देखी थी। उसने मन ही मन कहा, गधे, ये क्या किया? वही तो मनवीर है। इस समय ब्रिस्को एंटरप्राइज के कई कार्गो शिप्स अभी भी उसके हाथों में थे। उसे डिनर कराना केवल दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं था, बल्कि ये डिनर लक्ष्य ने उससे रहम की भीख मांगने के लिए रखा था। हरी की बात सुनकर लक्ष्य की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में पूछा, क्या तुमने उसे भगा दिया? हरीगिल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्या तुमको नहीं लगता कि उसका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है? हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैकलिस्टर क्लब को रीऑर्गेनाइज करना होगा, लेकिन वो पता नहीं कहां से आ गया और मुझे कहता है कि मैं अग्री नहीं हूं। अजीब बेवकूफ था। वो अग्री हो या ना हो, मेरे बीच में क्यों बोल रहा था? मैं उससे परमिशन लूंगा। वहीं जैसे जैसे हरी बताता जा रहा था, लक्ष्य का पारा भी चढ़ता जा रहा था। ध्रुव और उसके पापा हरमन वहीं खड़े सब देख रहे थे। उनकी हंसी छूट रही थी, पर माहौल खराब होने के डर से वो चुप थे। अब जाकर पता चल रहा था कि लक्ष्य और हरीगिल ने मानवीर से मिलने के लिए इतनी तैयारी की थी। अचानक लक्ष्य ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम अभी इसी जगह अपने घुटनों पर बैठ जाओ। हरीगिल थोड़ा हैरान था। उसने सोचा कि लक्ष्य ध्रुव और उसके पापा से कह रहा होगा, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला लक्ष्य उसे आंखों से ही मार डालना चाहता था। हरीगिल एक पल के लिए हैरान रह गया और लक्ष्य के पास उसे समझाने का समय नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें घुटने टेकने के लिए क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वो मानवीर है। क्या कह रहे हो? वो मानवीर था? ये कैसा मजाक था? मानवीर तो बहुत बड़ा आदमी था। अभी तक उस आदमी का रवैया किसी बिग बॉस जैसा लगा ही नहीं।
जब हरी गिल ने यह सुना तो वो अपने दिल के अरमानों के बारे में बता भी नहीं पा रहा था। वो बेहद सदमे में था। हरी गिल को लक्ष्य पर विश्वास नहीं हो पा रहा था और लक्ष्य मानवीर को मनाने के लिए चला गया था। मानवीर सर, लक्ष्य ने धीमी आवाज में कहा। मानवीर ने फिर मुड़कर लक्ष्य की ओर देखा। उसे देखकर मानवीर ने पूछा, तुम कौन हो? इस सवाल को सुनने के बाद भी लक्ष्य को गुस्सा नहीं आ रहा था। उसमें गुस्सा करने की हिम्मत ही नहीं थी। उसने बेहद पोलाइटनेस के साथ कहा, मानवीर सर, मेरा नाम लक्ष्य टोकस है। आप शायद ब्रिस्को एंटरप्राइज को जानते होंगे। हमारे कुछ कार्गो शिप्स स्टील ट्रियो के इलाके से गुजरते थे, जिन्हें आजकल आपने डिटेन कर रखा है। लक्ष्य ने बहुत पोलाइटली अपने बारे में बताया। मानवीर ये सब सुनने के मूड में नहीं था। उसने पलटकर लक्ष्य से पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? लक्ष्य के पीछे ध्रुव, हरमन और हरी गिल खड़े थे। तीनों ही गिल फैमिली के मेंबर थे। एक पल सोचने के बाद लक्ष्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। अगर वो आपको पसंद नहीं तो मैं किसी से बोलकर उन्हें यहाँ से हटा देता हूँ। लक्ष्य को लगा कि हरी गिल ने मानवीर को नाराज कर दिया है, इसलिए लक्ष्य ने उनके साथ अपने किसी भी कनेक्शन से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्य ने ऐसा कहा, मानवीर के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। लक्ष्य को तुरंत एहसास हो गया था कि कुछ बड़ी चूक हो गई है और लक्ष्य बहुत स्मार्ट था। उसने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए कहा, मैं समझता हूँ सर, आपका मतलब ये नहीं था। इसलिए आइए पहले अंदर चलते हैं, डिनर के समय बात करेंगे। आपने जो पर्सनल रूम बुक किया था वो पूरी तरह तैयार है। लक्ष्य की बात से मानवीर को याद आया कि उसने होटल में एक पर्सनल रूम बुक कराया था। इतना याद आते ही वो सीधे अंदर चला गया। पीछे से लक्ष्य भी मानवीर के साथ अंदर आया। मानवीर के बैठने के बाद लक्ष्य अपने लिए एक कुर्सी खींचकर बैठने ही वाला था कि उसने देखा मानवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए हैं। मानवीर ने नाराजगी के साथ लक्ष्य से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? मानवीर की बात सुनकर लक्ष्य और भी ज्यादा हैरान था। उसने खड़े होते हुए कहा, मैं बैठकर आपके साथ डिनर करने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद मानवीर ने हैरानी से पूछा, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ बैठने लायक हो? ये सुनकर लक्ष्य परेशान हो उठा। मानवीर की बात का क्या मतलब था? क्या मानवीर डिनर करने नहीं आया है? उसने सवेरे से कितने मैसेज भेजे थे? लक्ष्य ने डरते हुए पूछा, मानवीर सर, आपने ही तो ये रूम बुक किया है। लक्ष्य के बात करने के तरीके से मानवीर को समझ में आ गया था कि लक्ष्य और ध्रुव के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उसने लक्ष्य को थोड़ा डांटते हुए कहा, हरमन और उसके बेटे को यहाँ आने के लिए कहो। तुम क्या सोचते हो कि तुम हो कौन? तुम पागल हो क्या, जो बिना पूछे यहाँ आकर बैठ गए? वैसे तुम्हें अपने कार्गो शिप्स वापस चाहिए या नहीं? बस इतना ही कहना काफी था और लक्ष्य का चेहरा देखने लायक था। उसका मुंह बन गया था, होंठ बाहर की ओर निकल आए थे और उसकी ठुड्डी लटक गई थी। लक्ष्य काफी लंबे समय से मानवीर से मिलना चाहता था, लेकिन मानवीर इतनी तैयारी हरमन और ध्रुव से मिलने के लिए कर रहा था। लक्ष्य को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा, मानवीर सर, क्या मैंने कुछ गलत सुना? मानवीर ने चेहरे पर गुस्से के साथ लक्ष्य से पूछा, क्या तुमको हिंदी समझ में नहीं आती? इस बार लक्ष्य ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मानवीर ने फिर से कहा, उन्हें बुला कर लाओ। अगर वो लोग अंदर नहीं आए तो तुम अपने कार्गो शिप्स को भूल जाना। लक्ष्य को समझ में नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि मानवीर उसे 4 बड़ी फैमिली में से एक बनाने में उसकी मदद करे। पहले 4 बड़े परिवारों में स्टील ट्रियो का नागपाल की फैमिली पर कंट्रोल था। नागपाल फैमिली के तबाह होने के बाद अब मानवीर को यह फैसला करना था कि नागपाल फैमिली का ऑप्शन कौन होगा। लेकिन मानवीर ध्रुव और उसके पापा पर इतना ध्यान क्यों दे रहा था? मानवीर ने देखा कि लक्ष्य अभी भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, तो उसने गुस्से में कहा, क्या हुआ? क्या मैं अपना डिनर यहाँ नहीं कर सकता? बोलो क्या? हाँ? इसके बाद मानवीर खड़ा हुआ और अकेले ही हरमन और ध्रुव को बुलाने के लिए बाहर जाने लगा। उसे ऐसा करता देख लक्ष्य तुरंत उठकर खड़ा हो गया। लक्ष्य ने तुरंत मानवीर को बैठने का इशारा करते हुए कहा, नहीं सर, आप प्लीज बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। उसने मानवीर को न कहने की हिम्मत भी कैसे की, ये सोचकर वो डर रहा था। जब लक्ष्य बाहर निकला तो उसे पसीना आ रहा था। उसने गिल फैमिली को कभी सीरियसली नहीं लिया था। ध्रुव या हरमन तो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उसे लगता था कि ध्रुव सिर्फ गिल फैमिली का वारिस है। ध्रुव और उसके ब्रिस्को एंटरप्राइज के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। बाहर निकलने के बाद लक्ष्य का चेहरा पीला पड़ गया था। वहीं हरी गिल अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। हरी गिल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया था। लक्ष्य ने अपना सिर नीचे कर ध्रुव और हरमन से कहा, मिस्टर गिल, मानवीर सर ने आप लोगों को अंदर बुलाया है। इतना कहते ही लक्ष्य को अपने कार्गो शिप याद आ गए। उसने सॉरी बोलकर और भी ज्यादा पोलाइटनेस के साथ कहा, नहीं, आई एम सॉरी। मानवीर सर ने आप लोगों को अंदर आने के लिए इनवाइट किया है। मेरा मतलब मानवीर सर ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है।
अब प्लीज आइए। हरी गिल पास में खड़ा ये देखकर हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतनी फेमस पर्सनालिटी, इतना बड़ा बिग बॉस मानवीर, उस मानवीर ने ध्रुव और हरमन को डिनर करने के लिए होटल के रूम में बुलाया है। क्या हो रहा है? आखिर ये क्या चल रहा है? हरी गिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव और उसके पापा के अंदर जाने के बाद हरी गिल ने लक्ष्य की ओर देखकर हैरानी से पूछा, लक्ष्य, मैकलिस्टर क्लब के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या प्लान है? लक्ष्य ने शांत रहने का ड्रामा करते हुए हरी गिल को जवाब दिया, सब ठीक है। मुझे लगता है कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो काफी समय से विदेश में रहा है, इसलिए वो चाहकर भी यहाँ की सिचुएशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। लक्ष्य ने कह तो दिया, पर वो खुद भी नहीं जानता था कि मानवीर के पीछे इतने ताकतवर लोग थे। अगर मानवीर किसी को सपोर्ट करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा जब मानवीर ने हरमन और ध्रुव का नाम लिया तो काफी इज्जत के साथ नाम लिया। वो नाम भी ऐसे ले रहा था जैसे कोई अपने राजा का नाम ले रहा हो। ध्रुव ने हरमन से कहा, चलिए पापा, अंदर चलते हैं। मुझे डिनर के बाद कुछ जरूरी काम करना है। फिर हरमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेल जोल बढ़ाना इतना पसंद नहीं है, पर उसने इतने सारे मैसेजेस भेजे हैं तो मना करना भी अच्छा नहीं लगता। वहां जाते हैं, पर जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। भले ही दोनों बाप बेटा नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य उनकी बातों को सुनकर हैरान था। क्या बकवास है! लक्ष्य को उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मानवीर उसकी पहुंच से बहुत ऊपर का इंसान था। ऐसा इंसान उनके करीब आने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं ध्रुव और उसके पापा उसे भी एक आम इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। वहीं लक्ष्य को यह भी लगा कि ध्रुव के रहते उसके पास नागपाल फैमिली की जगह लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। ध्रुव और उसके पापा के अंदर जाने के बाद मानवीर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन दोनों बाप बेटे उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। लक्ष्य बाहर खड़ा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। दोनों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। वहीं हरी गिल ये सब देखकर लक्ष्य से बोला, आखिर वहां चल क्या रहा है? लक्ष्य ने अपने शरीर पर ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, मैं भी नहीं जानता। ध्रुव और हरमन को मानवीर जो इज्जत दे रहा था वो लक्ष्य और हरी गिल की सोच से परे थी। लक्ष्य ने अंत में इस कहानी की तह तक जाने की कोशिश करते हुए पूछा, हरमन विदेश में क्या करता था? हरी गिल ने एक पल के लिए सोच कर कहा, मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि उसने विदेश में अच्छी जिंदगी नहीं जी है। वापस आते समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। यहाँ तक कि गिल फैमिली के किसी भी फंक्शन में शरीक होने में उसको शर्म आती थी। इससे पता चलता है कि उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। लक्ष्य चुपचाप बैठा सारी इक्वेशन समझने की कोशिश कर रहा था। हरमन का तो पता नहीं, पर ध्रुव के मैकलिस्टर क्लब के डायमंड और उसके ऊपर के मेंबर्स बहुत ताकतवर थे। साथ ही उनकी पहचान भी छिपा दी गई थी। हरी गिल ने ध्रुव के पापा हरमन के बारे में जो कुछ भी बताया, उससे लक्ष्य को लगा कि हरी गिल को कुछ पता नहीं है। इसलिए उसने तुरंत ब्रिस्को के लोगों से हरमन के काम के बारे में पूछा। आधे घंटे बाद लक्ष्य को एक मैसेज मिला। ब्रिस्को एंटरप्राइज ने हरमन की सारी जानकारी भेज दी थी, जिसे पढ़कर लक्ष्य को और भी ज्यादा ताज्जुब हो रहा था। लक्ष्य ने हरी गिल से कहा, मेरी जानकारी कहती है कि हरमन भारत छोड़कर चला गया तब इंद्रजीत कौर ने उसे स्टार्टअप फंड दिया था, जिससे हरमन ने रिटेल बिजनेस शुरू किया। तब से उसका गिल फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। क्या? फुटकर दुकान? क्या उसे देखकर लग रहा है कि वो कोई फुटकर दुकान चलाता होगा? लक्ष्य को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसी कौन सी फुटकर दुकान चला रहा था कि आज मानवीर भी उसे इज्जत दे रहा था? यह हरमन जितना सिंपल दिखता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। लक्ष्य को सदमा लग रहा था। वहीं एक कार होटल के एंट्रेंस गेट पर आकर रुक गई, जिससे काले कपड़ों में एक आदमी उतरा। कार से उतरा शख्स लक्ष्य को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चाहे जितनी मेहनत करो, तुम्हें हरमन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। जो शख्स कार से बाहर निकला ये वही डॉक्टर था जिसने पहले तृप्ति को जहर दिया था और नागपाल फैमिली के बर्बाद होते वक्त कीर्तन के साथ था, और उसकी आवाज लक्ष्य को जानी पहचानी लग रही थी। तुम कौन हो? लक्ष्य ने अपने सामने खड़े आदमी से पूछा। अगर उसने हरमन गिल का नाम न लिया होता तो शायद लक्ष्य उससे कभी बात न करता। लक्ष्य के सवाल पर डॉक्टर मुस्कुराया। अब तक हरी गिल उसे पहचान चुका था। हरी गिल ने कहा, तुम वो ही हो? क्या तुम मित्रन फैमिली से नहीं, तुम बाद में नागपाल फैमिली के साथ थे? हरी गिल लक्ष्य से जो कहना चाह रहा था वो ठीक से नहीं कह पा रहा था। तभी लक्ष्य ने हरी गिल को चुप रहने का इशारा किया। उसे डॉक्टर की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। डॉक्टर ने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। उसने लक्ष्य की तरफ देखते हुए पूछा, लक्ष्य, तुम कैसे हो? जब लक्ष्य ने यह आवाज सुनी तो उसे कंफर्म हो गया कि वो इस डॉक्टर को पहचानता है। डॉक्टर की आवाज आज भी उतनी ही कर्कश थी जितनी कई साल पहले थी। लक्ष्य ने डॉक्टर को जवाब देते हुए कहा,
मैं ठीक हूँ, आप प्लीज सीधे मुद्दे की बात कीजिए। लक्ष्य को लगा कि इस डॉक्टर के पास कोई जानकारी होगी, शायद वो हरमन के बारे में कुछ बता पाए। डॉक्टर ने कहा, मैं न तो मित्रन और न ही नागपाल फैमिली का मेंबर हूँ, मैं बस उनकी मदद कर रहा था। मित्रन फैमिली अकेले ध्रुव से नहीं निपट सकती थी। अगर हरमन नहीं होता तो मैंने ध्रुव को कब का खत्म कर दिया होता। नहीं, केवल ध्रुव को मारने से मजा नहीं आएगा, मैं पहले तृप्ति को मारूंगा। डॉक्टर की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ दिख रहे थे। ध्रुव को सीधे मारना उसके लिए काफी नहीं था। लक्ष्य उससे कुछ कहने जा रहा था, पर तभी डॉक्टर ने बोलना शुरू कर दिया। स्टील ट्रियो अब नहीं रहा। हरमन असल में रॉय फैमिली का उत्तराधिकारी है। स्टील ट्रियो को हरमन ने जिस तरह से डील किया है, मुझे लगता है हरमन अब रॉय फैमिली का सबसे एलीट रैंक का एयर होगा। लक्ष्य को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, पर उसे एक बात तो समझ में आ गई कि जो शख्स स्टील ट्रियो से डील कर सकता है वो कितना खतरनाक होगा। अचानक लक्ष्य को एहसास हो गया कि मानवीर ने अभी अभी उसकी जान बचाई है, पर एलीट रैंक सक्सेसर से डॉक्टर का क्या मतलब था? दरअसल रॉय फैमिली की ताकत को देखते हुए इसे किसी स्टेट के गवर्नर के बराबर कहा जा सकता था। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि एलीट रैंक के ऊपर के सभी क्लासेस के सभी उत्तराधिकारी गिल फैमिली के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले सकते थे। ये गिल फैमिली का टॉप सीक्रेट इवेंट होता। गिल फैमिली की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मुद्दे भी उनके लेवल जितने ही बड़े थे। इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गिल फैमिली करेंसी वॉर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, थर्मल वेपन डेवलपमेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम और साइंटिफिक एडवांसमेंट जैसी बातों पर डिस्कशंस करते थे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक एक्सचेंज रेट्स और करेंसी कंट्रोल, इसके साथ ही दुनिया के किस हिस्से में कितने बड़े लेवल का युद्ध करना, ये सब गिल फैमिली ही तय करती थी। अब लक्ष्य को समझ में आया कि हरमन कितना खतरनाक इंसान था, और सोचने की बात यह कि वो इस 5 स्टार होटल में हवाई चप्पल और शॉर्ट्स पहन कर आया था। ना उसके साथ कोई बॉडीगार्ड था, ना कोई और तामझाम। वो इतना लो प्रोफाइल था कि किसी को उसकी औकात का अंदाजा भी नहीं लग सकता था। उसके सामने लक्ष्य कुछ नहीं था। उस डॉक्टर ने लक्ष्य की आंखें खोल दी थी। लक्ष्य ने तुरंत फैसला ले लिया और हरी गिल से कहा, चलो चलें। लक्ष्य खुद को बहुत होशियार समझता था, पर आज उसे खुशी हो रही थी कि उसके पास हरी गिल है। हरी गिल गिल फैमिली सिस्टम का हिस्सा नहीं था, इसलिए जब उसने एलीट रैंक वर्ड सुना तो भी उसे समझ में नहीं आया कि किस बारे में बात हो रही थी। हम क्या करने जा रहे हैं? पर लक्ष्य ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हरी गिल भी हैरान था। लक्ष्य ने कहा, मैं हरमन से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर लक्ष्य मन ही मन खुश हो गया। उसकी समझ में आ गया था कि मानवीर जैसा ताकतवर इंसान भी हरमन को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा था। उसे समझ में आ गया था कि मानवीर सच में बहुत होशियार इंसान था। अभी वो जाने ही वाले थे, तभी डॉक्टर ने फिर से कहा, क्यों जा रहे हो? क्या तुम लोग मुझे कम समझ रहे हो? लक्ष्य हरमन के बारे में जानकर सामने खड़े डॉक्टर को लगभग भूल ही गया था। डॉक्टर फिर बोला, लक्ष्य, ऐसा लगता है कि तुमने इन सालों में कुछ नहीं सीखा। हरमन सिर्फ एक एलीट रैंक का एयर है। इस जरा सी बात पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वो अगर एलीट रैंक में होगा तो क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक भी नहीं करोगे? डॉक्टर की बात सुनकर लक्ष्य ने भौं से कोड़ते हुए पूछा, तो तुम करना क्या चाहते हो? डॉक्टर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। अगर हम जीत गए तो पूरा उत्तर प्रदेश तुम्हारा होगा, और अगर तुम चाहो तो ऑफ कोर्स हमारे साथ काम न करने का फैसला भी ले सकते हो। तुम्हारे ऊपर है हमारे साथ मिलकर काम करना है या उसकी गुलामी करनी है। साथ ही पूरी टोकस फैमिली भी तुम्हारे साथ गुलामी करेगी। इतना कहने के बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली। लक्ष्य के मन में कई तरह की बातें एक साथ आ रही थी। एक बिजनेसमैन के तौर पर वो अच्छे से जानता था कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है, क्योंकि उसने हरमन को पहले ही नाराज कर दिया था। इसलिए अब अगर वो हरमन के पास वापस जाता भी है तो उसे कोई बड़ा फायदा तो मिलने से रहा। लक्ष्य ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि डॉक्टर के साथ ड्रिंक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे डॉक्टर का ऑफर जानने में दिलचस्पी थी। लक्ष्य ने होटल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहूंगा। इसके बाद उसने हरी गिल को वापस भेज दिया। हरी गिल हैरान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि लक्ष्य और डॉक्टर दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। वो इंटरनेट पर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि गिल फैमिली के एलीट रैंक का वारिस होने का क्या मतलब है। हालांकि उसे कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद तीनों एक पर्सनल रूम में बैठे थे। लक्ष्य ने डॉक्टर से पूछा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी आवाज पहचान सकते हो तो तुमको मेरा चेहरा देखने की क्या जरूरत। इसके अलावा हम एक और इंसान के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इसलिए आपस में दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्य को आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी, पर अभी तक लक्ष्य इस डॉक्टर को पहचान नहीं पाया था। लक्ष्य बिजनेसमैन था और लोगों के साथ काम करने के नियमों को अच्छे से जानता था।
इसलिए वो पीछे नहीं हटा और बोला, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे क्या हासिल होगा? काले कपड़ों वाले डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें इस पर फायदा मिलेगा। मैं न केवल हरमन और गिल फैमिली का दुश्मन हूं, बल्कि मैं उस शख्स को मारना भी चाहता हूं। इसके अलावा उसके बेटे ने दिल्ली में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक मनी लाइन काट दी है और मैं उससे बदला लेने जा रहा हूं। जब लक्ष्य ने यह सुना तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वो सभी हरमन के दुश्मन थे और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन लक्ष्य उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानना चाहता था, इसलिए लक्ष्य ने अगला सवाल किया। आप किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं? अगले ही पल डॉक्टर ने एक काले रंग का कार्ड निकाला और लक्ष्य को देते हुए कहा, देखो, क्या ये कार्ड हमें साथ मिलकर काम करने के लिए क्वालिफाई करता है? जब लक्ष्य ने मेज पर कार्ड देखा तो वो बेहद चौंक गया। तुम तो लक्ष्य हकला रहा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा हैरान मत हो, क्या अब हम लोग साथ में काम कर सकते हैं? लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स। उधर हॉस्पिटल में जब ध्रुव और उसके पापा वापस हॉस्पिटल पहुंचे तो तृप्ति पर दोनों का ध्यान गया। थोड़ी देर बाद जब हरमन वहां नहीं था तब निहाल आया और उसने ध्रुव को एक बैग देते हुए कहा, सर, आपके पापा ने कहा है कि ये बैग आप मिस वर्मा को दें। ध्रुव अच्छे से जानता था कि उसके पापा क्या सोच रहे थे। पापा निधि के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने नाराजगी के साथ पूछा, वो खुद क्यों नहीं आए? निहाल ने तुरंत समझाया, ध्रुव सर, वो अभी लौटे हैं और उन्हें कई चीजों से निपटना है, इसीलिए फिलहाल वो खुद नहीं जा सकते। ध्रुव के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तृप्ति अब भी उनको अनदेखा कर रही थी, इसलिए यहाँ रुककर भी कोई फायदा नहीं था। इसलिए ध्रुव वही कर रहा था जो उसे ऑर्डर मिले थे। निहाल ने सारा सामान ध्रुव को दे दिया और खुद हरमन के साथ चल दिया। कार में निहाल ने हरमन से पूछा, सर, मेरी जानकारी के हिसाब से आप फॉरेन में कोई बिजनेस करते थे, है ना? ध्रुव के पापा ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर काफी टेंशन थी। ध्रुव के पापा ने सीरियस होते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तृप्ति के शरीर में जहर की जांच करने के लिए मैंने ध्रुव को निधि की कंपनी में क्यों भेजा? निहाल के दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे थे। अंत में निहाल ने पूछा, सर, आपका मतलब है कि आप उस शख्स को जानते हैं जिसने तृप्ति को जहर दिया था? ध्रुव के पापा ने बाद में हाँ के अंदाज में सिर हिलाया। तृप्ति को ब्लैक मैजिक से जहर दिया गया था और हरमन आते ही समझ गया था, क्योंकि आज तक न जहर देने का तरीका बदला था और ना ही वो विषैला जीव बदला था जिसने तृप्ति को जहर दिया था। निहाल और भी ज्यादा कंफ्यूज था। हरमन के आने के बाद भी अगर वो तृप्ति को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या उनको अपनी जान की परवाह नहीं है? निहाल ने सोचकर पूछा, हालांकि वो लोग जानते हैं कि आप वापस आ गए हैं, फिर भी वो लोग ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं, है ना? कोई अगर हरमन को जानते हुए भी उसके बेटे और बहू को निशाना बना रहा था तो सच में उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। हरमन के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए थे। उसने निहाल को समझाते हुए कहा, निहाल, रॉय फैमिली के बटलर के तौर पर तुमको एक बात पता होनी चाहिए, दुनिया में हमेशा तुमसे बेहतर कोई ना कोई जरूर होगा। निहाल ने एक और गहरी सांस लेकर कहा, यस सर, मैं समझ गया। निहाल ने इज्जत के साथ सिर हिलाते हुए कहा। वो बहुत लंबे समय तक हरमन के साथ रहा था, इसलिए उसे काफी कुछ सीखने का मौका मिला था। जब हरमन ने देखा कि निहाल उसकी बात गंभीरता से सुन रहा है तो उसने कहा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं उस मामले में एक बेहतर इंसान हूँ। ध्रुव वर्मा फैमिली की कंपनी में पहुंच गया था और सीधे निधि के ऑफिस में गया। निधि ने ध्रुव को अंदर आते देखा तो नाराजगी में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी याद आ रही थी। निधि ध्रुव को पसंद नहीं करती थी। इसके अलावा उसने ध्रुव को कई लड़कियों के साथ देखा था, जिसमें तृप्ति और आभा सबसे सुंदर थी। साथ ही निधि को मालिनी के बारे में भी पता था। निधि को समझ नहीं आया कि ब्रिस्को एंटरप्राइजेस की आंखों का तारा मालिनी जैसी लड़की ध्रुव को कैसे पसंद करने लगी। निधि ने उसे फिर से डांटते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? ध्रुव ने अपना बैग निकाल कर टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे कुछ टेस्ट कराने थे। ध्रुव ने तृप्ति के शरीर से निकाली गई चीजें निधि को दे दी। निधि ने उन सब पर नजर डाली और कांप उठी। वो बेहद डरी हुई लग रही थी। जिसने ये किया होगा वो कितना घटिया और गंदा इंसान होगा। बेचारी तृप्ति क्या बर्दाश्त कर रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी, निधि मन ही मन सोच रही थी। उधर अनिका के ऑफिस में अनिका के चेहरे पर गंभीरता थी। वो बेहद घबराई हुई थी और उस आदमी को घूर रही थी जो उसके सामने फूलों वाली प्रिंटेड शर्ट और धूप का चश्मा पहनकर ऐसे खड़ा था मानो वो सीधे गोवा से उसके ऑफिस में आ गया हो।
अनिका कभी किसी के सामने इतना नहीं घबराई थी। आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए अनिका को देखकर कहा, मैं पहले से ही सारी सिचुएशन जानता हूँ, तुमको इसकी रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। पिछले सैकड़ों सालों से गिल फैमिली में तुम पहली हो। अनिका का शरीर डर से कांप रहा था। वो शख्स आगे कहता जा रहा था, मुझे पता है कि तुम कहोगी कि मालिनी खुद ही इतनी इडियट थी कि उसने गिल फैमिली छोड़ दी, लेकिन ये मत भूलो, अगर तुम केपेबल हो तो मालिनी मूर्ख नहीं हो सकती। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो गिल फैमिली छोड़ना चाहती थी? इतना कहते हुए उस शख्स ने अनिका को कॉफी का कप दिया। अनिका सच में हैरान थी। भले ही अनिका गिल फैमिली की सिर्फ एक असिस्टेंट थी, फिर भी वो गुस्से में थी। वो शख्स को कुछ भी करने नहीं दे सकती थी। अनिका ने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? जवाब में उस आदमी ने तन कर खड़े होते हुए अनिका से कहा, मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं बस तुम्हें एक कप कॉफी पिला रहा हूँ। क्यों, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, क्या हुआ? देखो, अब तुम मुझसे ये मत बताना कि तुम अब गिल फैमिली में नहीं रहना चाहती। अनिका ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुमने कॉफी में कोई नशीली चीज डाली है? अनिका की इस बात से अचानक दोनों के बीच टेंशन बढ़ गई। उस आदमी ने चम्मच को हाथ में लेकर हिलाते हुए चम्मच अनिका के सामने टेबल पर रखकर कहा, अनिका, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इतना कहने के बाद उसने अनिका की कॉफी उठाई और खुद ही पी ली। उस आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, मैं गिल फैमिली का मेंबर हूँ, मैं तुम्हें नशीली चीज क्यों दूंगा? इतना कहकर उसने कॉफी का एक घूंट लिया। भले ही उसने कॉफी पी ली थी, पर अनिका को अपना ध्यान खुद रखना था। गिल फैमिली कंस्पिरेसी का अड्डा थी। वहां बड़ा हो या छोटा, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। अनिका गिल फैमिली की असिस्टेंट बनने के बाद ये एक बात अच्छे से समझ गई थी कि लोगों की रैंक, उम्र या पोस्ट का अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं था। जब उस आदमी ने देखा कि अनिका ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया है, तो वो उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर चला गया। जब तक वो बाहर नहीं चला गया, अनिका का शरीर कांपता रहा। ये शख्स यहाँ क्यों आया था? क्या उसे लगता है कि यहाँ पहले से कम पॉलिटिक्स चल रही है जो ये भी आ गया? उसके जाने के बाद अनिका ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, जिसमें गिल फैमिली के हेयर को छोड़कर बाकी सभी लोग मौजूद थे। आधे घंटे बाद आखिरकार मीटिंग एक कंक्लूजन पर पहुंची। मेरा सजेशन है कि हम ध्रुव को गिल फैमिली के एयर की लिस्ट से हटा दें। वो नियमों के खिलाफ काम कर रहा है। वहां मौजूद ज्यादातर लोग इस बात पर एग्री थे। तभी एक और आवाज आई, सही कह रहे हो, सबसे पहले मालिनी नियमों के खिलाफ गई थी। इसके अलावा अगर हम ध्रुव को इस तरह से खुला छोड़ देंगे तो ये बाकी के साथ इनजस्टिस होगा। अनिका के चेहरे पर उदासी थी। वो चाहकर भी ध्रुव की मदद करने का कोई रास्ता नहीं खोज पाई। बैठक का नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा दूसरे पक्ष ने अनुरोध किया था। वो सभी ध्रुव से छुटकारा पाना चाहते थे। इस समय ध्रुव निधि के ऑफिस में था। थोड़ी देर बाद टेस्ट रिजल्ट सामने आ गए थे। ये असल में एक कीड़ा है। इस तरह के कीड़े इंसान के शरीर को अंदर से खा जाते हैं। मुझे बस इतनी ही जानकारी है। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारी कंपनी मॉडर्न मेडिकल टेक्निक पर काम करती है और इन कीड़ों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। निधि को लग रहा था कि भले ही मॉडर्न दवाएं इन कीड़ों को शरीर से निकाल न पा रही हों, पर पुराने आयुर्वेद में जरूर इसका कोई इलाज होगा। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अनिका का फोन आ गया। ध्रुव ने कॉल का जवाब दिया। अनिका की आवाज बुझी हुई लग रही थी। उसे लगा कि शायद अनिका नशे में हो। ध्रुव ने फिर निधि से कहा, मुझे जाना होगा। निधि ने अपनी नजरें ध्रुव पर जमा दी और गुस्से से कहा, तुम मुझे क्यों ऐसे बताकर जा रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। निधि की बात पर दोनों के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद ध्रुव वहां से निकल गया। अनिका के ऑफिस में ध्रुव ने अनिका की तरफ झुककर पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? मुझे क्यों याद किया? इस समय अनिका का खूबसूरत चेहरा उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे। अनिका ने ध्रुव को देखकर सिसकारी भरी और वो रोने लगी। ध्रुव ने उसे संभालते हुए पूछा, What's wrong with you? अनिका ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने ध्रुव को शराब का एक गिलास देते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? अनिका का इतना कहना था कि ध्रुव ने तुरंत हाँ कह दी। थोड़ी देर बाद दोनों शराब पीकर पूरे नशे में थे। अनिका अभी भी शराब पीती जा रही थी। ध्रुव हैरान था। तुम कितना पी रही हो? फर्श पर रखी शराब की बोतलें देखकर पता चल रहा था कि दोनों ने कितनी पी ली थी। अनिका ने पलटकर और शराब उड़ेलते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर एक लंबा सिप लेकर उसने कहा, ये गिल फैमिली का बार है। आज रात मेरी तरफ से तुम्हें ये दावत दी जा रही है।
2 घंटे बीत चुके थे और अनिका अब पूरी तरह से नशे में थी। ध्रुव भी नशे में था। जब उसने देखा कि अनिका गिर गई है तो उसने उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ दूं? अब जाकर आराम करो। इस समय अनिका ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इतना कहकर ध्रुव अनिका को उसके रूम में लेकर गया और बेड पर सुला दिया। फिर वो जाने के लिए तैयार था। जैसे ही वो जाने वाला था, उसकी नजर अनिका पर पड़ी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी सांसों का शोर अच्छा लग रहा था। अनिका के गोरे और थोड़े से चबी शरीर को देखना ध्रुव को अच्छा लग रहा था। ध्रुव कुछ देर तक उसे देखता रहा। ध्रुव अनिका को उसके कमरे में छोड़कर वापस जाना चाहता था, पर उसे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक उसे चक्कर आने लगे। ध्रुव को लगा कि उसने भी शराब पी रखी है, इसलिए सर चकरा रहा है। इसके बाद ध्रुव को कुछ याद ही नहीं रहा। इस रात ध्रुव ने एक बहुत लंबा सपना देखा। सपने में वो झील में अपने हाथों से मछलियां पकड़ रहा था। उसके हाथों में एक बड़ी मछली थी जो उसकी बाहों में फड़फड़ा रही थी। धीरे धीरे ध्रुव को कुछ धीमी आवाज भी सुनाई देने लगी। ये झील की आवाज जैसी नहीं लग रही थी। ये बिस्तर की चरमराहट और एक लड़की के कराहने की आवाज लग रही थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली तो उसे एक हल्की सुगंध आती महसूस हुई। सुबह हो चुकी थी और ध्रुव जागने ही वाला था, पर उसके कान में किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। कठौता एरिया के साउथ फील्ड स्ट्रीट में मौजूद इक्विनॉक्स बार के ऑपोजिट एक नाइट क्लब के प्राइवेट रूम में एक आदमी की बाहों में एक स्लिम और लंबी लड़की मौजूद थी जो लगातार जितना हो सके उतना उस आदमी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। उसी समय एक और आदमी उस आदमी के सामने आता है। मिस्टर ठकराल, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। ध्रुव ऑलरेडी वहां पर जा चुका है। मिस्टर ठकराल की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत ही हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उसकी बात सुनकर मिस्टर ठकराल सैटिस्फाइड हो गए और उस समय उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब नजर आ रहे थे। सर, आपको नहीं लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है? ध्रुव गिल फैमिली का वारिस है और साथ ही साथ वो मैकलिस्टर क्लब का भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। ऐसे में अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया। इसमें ज्यादा क्या हो गया है? मैं ध्रुव से नहीं डरता हूं, लेकिन बात बस इतनी सी है कि जिस लड़की को आज हमने वहां पर भेजा है उसकी आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तुम चिंता मत करो, वो दोनों ही इस समय ड्रग्ड हैं और सुबह वो दोनों अपने सामने जो देखेंगे वो सच होगा। और रही बात रात की, तो किसी को भी याद नहीं होगा कि रात में क्या हुआ था और क्या नहीं। उसके बाद मिस्टर ठकराल ने अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस स्टेशन में फोन करके वहां पर एक गुमशुदा आदमी की रिपोर्ट लिखा दी। उस गुमशुदा आदमी का नाम मिस्टर ठकराल ने ध्रुव लिखवाया था। ध्रुव का नाम पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद मिस्टर ठकराल ने तुरंत ही फोन रख दिया था और अपना सिम कार्ड भी तोड़ दिया। दूसरी तरफ मिस्टर ठकराल के सिम कार्ड तोड़ देने की वजह से पुलिस मिस्टर ठकराल से दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाई और इसीलिए फिर उन्हें ध्रुव के कांटेक्ट रिकॉर्ड्स में से उसकी मां इंद्रजीत कौर को कांटेक्ट करना पड़ा। इंद्रजीत कौर उस समय वार्ड में थी जब उन्होंने ध्रुव के गायब होने की खबर सुनी और खबर सुनते ही वो तुरंत ही घबरा गई। इंद्रजीत कौर ने ध्रुव को फोन लगाया, लेकिन ध्रुव का फोन लगा नहीं। ये देखकर इंद्रजीत कौर हैरान रह गई थी और पहले से भी कहीं ज्यादा घबरा गई थी। तृप्ति वहां बेड पर लेटी हुई थी और इंद्रजीत कौर को इतना परेशान देखकर और ध्रुव का फोन न लगता हुआ देखकर तृप्ति को महसूस हुआ कि शायद ध्रुव को कुछ हो गया है और इसीलिए तृप्ति ने फिर अपना फोन निकाला और चादर के अंदर से चुपके से ध्रुव को फोन लगाया, लेकिन अभी भी ध्रुव का फोन लग नहीं रहा था। उसके बाद फिर तृप्ति अचानक से ही अपने बेड पर उठकर बैठ गई। ध्रुव को क्या हुआ है आंटी? जब इंद्रजीत कौर ने ये देखा कि तृप्ति को अभी भी ध्रुव की इतनी चिंता है, तब वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि कुछ पलों के लिए वो ध्रुव के मामले को भूल गई और उनकी घबराहट भी कम हो गई। पता नहीं, पुलिस का फोन था, कह रहे थे कि ध्रुव गुमशुदा है। किसका फोन था? मुझे वो फोन नंबर दीजिए। न सिर्फ इंद्रजीत कौर बल्कि तृप्ति की माँ भी ये देखकर खुश थी कि तृप्ति को अभी भी ध्रुव की इतनी चिंता है। आस्था जिंदल ने खुशी खुशी तृप्ति को फोन नंबर दिया और जैसे ही तृप्ति को फोन नंबर मिला उसने तुरंत ही फोन लगाया। मैं ध्रुव की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। पता लगाइए कि आखिरी बार ध्रुव को कहाँ पर देखा गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता मत करिए। हो सकता हो कि उन्होंने बस केवल अपना फोन ऑफ किया है और वो कहीं गायब ना हुआ हो। लेकिन तृप्ति को नहीं लगा था कि पुलिस वाले की बात सही है, क्योंकि इधर कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चीजें चल रही हैं और ध्रुव जितना आगे बढ़ता जाएगा उसके दुश्मन और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और यही वजह थी कि तृप्ति को अब ध्रुव को लेकर डर लगने लगा था, लेकिन वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे।
कुछ समय के बाद पुलिस को ध्रुव की आखिरी लोकेशन के बारे में पता चल गया था। ध्रुव की लोकेशन के बारे में पता चलते ही तृप्ति तुरंत ही टैक्सी लेकर वहां पर गई। ध्रुव की आखिरी लोकेशन के हिसाब से वहां पर बस एक ही बार था, जो कि इक्विनॉक्स बार था। तृप्ति अपनी कमजोर बॉडी को किसी तरह से खींचते हुए उस बार में गई। उस समय सुबह के करीब 4 बज रहे थे, लेकिन फिर भी बार में काफी चहल पहल थी। तृप्ति एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी और वो अच्छे से जानती थी कि अगर ध्रुव वहां बार से बाहर निकला होता तो उसे रोड साइड पर लगे हुए मॉनिटरिंग सिस्टम में ध्रुव नजर आ गया होता। और यही वजह थी कि तृप्ति जानती थी कि ध्रुव को अभी भी बार के अंदर ही होना चाहिए था। लेकिन बार के अलावा जहां पर लोग ड्रिंक किया करते थे, जो दूसरी जगह वहां पर थी, वो थी ऊपर बने प्राइवेट रूम्स। तृप्ति को डर था कि कहीं ध्रुव वाकई किसी मुसीबत में तो नहीं है, और इस डर से ही उसकी बॉडी कांप रही थी। पर फिर भी अपने इस डर पर किसी तरह से काबू पाकर तृप्ति एक के बाद एक वहां पर मौजूद सभी कमरों के दरवाजों पर नॉक करने लगी। लेकिन अपनी इस हरकत की वजह से सुबह के 4 बजे तृप्ति को उन सभी कपल्स की बातें सुननी पड़ रही थी जो वहां पर अपना हैप्पी टाइम बिता रहे थे। उन लोगों की बातें सुनकर तृप्ति को और भी कहीं ज्यादा डर लग रहा था। तृप्ति ने फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और एक फोन नंबर दिखाकर उन लोगों को बताया कि वो किसी गुमशुदा को ढूंढ रही है। जब उन लोगों को ये पता चला तो उन लोगों ने तृप्ति को जाने दिया। 1 घंटे बाद तृप्ति ने ऑलमोस्ट बार के हर एक कमरे पर नॉक कर दिया था और इसकी वजह से बार का मैनेजर और यहाँ तक कि बार के सिक्योरिटी गार्ड्स भी सतर्क हो गए थे। मिस, आप ये क्या कर रही हैं? अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। उसी समय तृप्ति को आखिरी कमरे से एक आवाज आती हुई सुनाई दी। इतना कहने के बाद तृप्ति फिर उस आखिरी कमरे के दरवाजे पर चली गई। अचानक से ही तृप्ति को कमरे के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जो किसी लड़की की गहरी सांसें लेने की आवाज थी। तृप्ति की आंखों में तुरंत ही आंसू आ गए। उसे एहसास होने लगा कि शायद वाकई ध्रुव कहीं खो गया है। मिस, हम वाकई में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। क्या आप यहाँ से जा सकती हैं? आपने पहले ही हमारे बहुत से गेस्ट्स की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि हमने अभी तक पुलिस को नहीं बुलाया है। उस मैनेजर की बात सुनकर तृप्ति के पैर जैसे कमजोर पड़ गए थे और वो कस के रोते हुए जमीन पर गिर गई थी। पर इतना रोने के बावजूद तृप्ति ने मैनेजर से सॉरी कहकर वादा किया कि वो वहां से चली जाएगी। तभी अचानक से उस कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई और कुछ पलों की घबराहट के बाद वहां का दरवाजा अचानक से खुल गया। दूसरी तरफ बार के ऑपोजिट मौजूद नाइट क्लब में मिस्टर ठकराल की नज़र तब से तृप्ति पर थी जब से वो बार के अंदर गई थी। और तृप्ति को बार के अंदर जाता हुआ देखकर मिस्टर ठकराल फिर जोरों से हंसने लगता है। मिस्टर ठकराल का मकसद ध्रुव की गर्लफ्रेंड यानी तृप्ति को इन्फॉर्म करना था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ध्रुव की गर्लफ्रेंड इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मिस्टर ठकराल के हिसाब से तृप्ति को ध्रुव की नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। सर, भले ही तृप्ति यहाँ पर आ गई है, लेकिन शायद वो ध्रुव को ढूंढने में कामयाब ना हो पाए। खुद के साथ अपने दुश्मन को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ गया सर। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे से उसे इन्वेस्टिगेट करा है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ध्रुव के पास इतनी लॉयल गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन अगर ऐसा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ध्रुव की गर्लफ्रेंड फिर उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उस असिस्टेंट की बात का मतलब साफ था। उसका मतलब ये था कि मिस्टर ठकराल के लिए ध्रुव की गर्लफ्रेंड को चुराना मुश्किल होगा। तुम्हें क्या लगता है? सर, जो कीमती तोहफा आपने मुझे दिया है, उसके बाद तो मुझे आपकी मदद करनी ही होगी। उसी समय पर बार के उस आखिरी प्राइवेट रूम में एक लड़की की दर्द में कराहने की आवाजें धीरे धीरे गहरी सांसों में बदल गई थीं। और फिर जब ये सब कुछ खत्म हो गया तब वो लड़की बेड पर गिर गई। तभी उसका सिर उसके बगल में रखे हुए कैबिनेट से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके माथे से थोड़ा सा खून निकलने लग गया। उसी के बाद ही उस लड़की को थोड़ा होश आया था। पिछली रात किसी ने उसके साथ, एक पल के लिए उसके लिए इस बात का एहसास कर पाना भी मुश्किल था कि उसके साथ क्या हुआ था। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है, वो अपनी बॉडी को पोंछने लगी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही दर्दनाक और गुस्से से भर गए थे। बेड पर लेटे हुए ध्रुव को देखकर उस लड़की का दिल चाह रहा था कि उसका खून कर दे। बस एक ही रात में उस लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया था और ठीक उसी समय उसकी बॉडी का दर्द उसके दिमाग में चढ़ गया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उस लड़की ने अपनी मुट्ठी इतनी जोरों से बांधी हुई थी कि उसके नाखूनों से उसकी हथेली की स्किन तक छिल गई थी। हालांकि वो वाकई ध्रुव को जान से मारना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
उसकी नजरों में ध्रुव शायद इसलिए सो गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था। वो लड़की जानती थी कि एक बार अगर ध्रुव नींद से उठ गया तो फिर वो लड़की ध्रुव का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उस समय वहां दरवाजे पर कोई लगातार नॉक कर रहा था। दरवाजे पर हो रही लगातार नॉक्स को सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा नर्वस हो गई। वो खुद को कवर करने के लिए वहां से बेडशीट उठाने लगी और फिर सीधा दरवाजे की तरफ गई। जैसे उस लड़की ने दरवाजा खोला, उसे सामने बार का मैनेजर और तृप्ति खड़ी हुई नजर आई। वो लड़की उन दोनों को घूर कर देखने लगी और फिर वहां से चली गई। दरवाजे के बाहर जब तृप्ति की नजर उस लड़की पर पड़ी तब उसकी बोलती बंद हो गई।